हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी विज़न आईएएस की करंट अफेयर्स की, जिसमें हम मंथली बेसिस पर करंट अफेयर्स कवर करेंगे। तो वैसे ही हमने पॉलिटी और गवर्नेंस का टॉपिक कंप्लीट कर लिया था मई मंथ का पूरा, जितना भी मैगज़ीन में था विज़न आईएएस की। तो अब हम इंटरनेशनल रिलेशन से स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। तो आपको अगर कोई भी डाउट हो या कुछ क्वेरीज़ वगैरह कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट में करके पूछ सकते हैं। और अगर कुछ लगता है कि मैं और अच्छे से अपना इम्प्रूव कर सकती हूँ तो आप वो भी मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। मैं उस पर वर्क करने की कोशिश करूँगी अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ रही है तो। ओके, तो हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो व्हाट इज़ इट? So, India and United Kingdom announced the conclusion of a free trade agreement after 3 years of formal talk. 3 year की formal talk के बाद उन्होंने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का कंक्लूजन फाइनली आ गया है। आफ्टर 3 years, 3 साल से टॉक्स करे जा रहे हैं, उसके बाद जाके अब जाके कंक्लूजन अनाउंस्ड हुआ है। तो हमारा यूके के साथ ट्रेड रिलेशन कितना है? USD 60 बिलियन का है हमारा ट्रेड रिलेशन, जो कि 16th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है ऑफ इंडिया। ये हमारा 16th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। तो मोर इन न्यूज़ और न्यूज़ में ये क्यों है? FTA विल बी इम्प्लीमेंटेड आफ्टर द फाइनलाइजेशन ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट। इट विल कंसिस्ट ऑफ 27 चैप्टर। ये जो है हमारा 27 चैप्टर कंसिस्ट करेगा एज अ डिजिटल ट्रेड, और डिजिटल ट्रेड भी होगा और एनवायरनमेंट एक्स्ट्रा को ध्यान में रखते हुए हमारे 27 चैप्टर्स होंगे इसमें। बोथ कंट्रीज ऑल्सो एग्री टू नेगोशिएट। दोनों कंट्री नेगोशिएशन के लिए तैयार है। डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन, ये डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन को नेगोशिएट करने के लिए तैयार है। तो ये डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन DCC ये होता क्या है? इज अ टाइप ऑफ सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट। ये एक सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट टाइप है, जैसे कि इट विल सपोर्ट बिजनेस एंड ट्रेड। ये बिजनेस और ट्रेड को सपोर्ट करेगा। जैसे कि देखते हैं, एक जैसे कि एम्प्लॉयज़ हैं, एक इस कंट्री में के एम्प्लॉयज़ हैं और इस कंट्री में वर्क कर रहे हैं और इस कंट्री में वो रेजिडेंट है। तो लाइक उनको अगर वो ऐसे उनको दोनों में ही सिक्योरिटी पे करनी पड़ती थी, सोशल सिक्योरिटी, बट नाउ दे हैव टू पे ओनली इन वन कंट्री। उन्हें सिर्फ एक ही कंट्री में पे करना है, तो दूसरी कंट्री में पे करने की ज़रूरत ही बनना, क्योंकि उन पर दो लोड पड़ जाएगा भाई, इसमें भी करना पड़ेगा और इसमें भी करना पड़ेगा, दोनों करेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए अब उनको सिर्फ एक ही कंट्री में वो आराम से पे कर सकते हैं। लेकिन उससे हमारे जो पेमेंट वगैरह, जो हमारा पेमेंट होंगे उसमें कोई इश्यूज़ नहीं होंगे। जो हमें फ़ायदे उससे मिलते हैं, जो भी होता है वो सब हमको मिलेंगे, उसमें हमारा कोई भी नहीं है। जैसे कि वन कंट्री एट अ टाइम। ओके, इट विल इंक्लूड एम्प्लॉयज़ टू टेम्प्रेरी वर्किंग इन अदर कंट्री फॉर अप टू, और इसमें वो सारे एम्प्लॉयज़ इंक्लूड करे जाएंगे जो टेम्प्रेरी वर्क भी करते हैं 3 years तक, जो टेम्प्रेरी वर्क कर रहे हैं अदर कंट्री में, तो वो भी इसमें इंक्लूडेड होंगे। इस चीज़ का वो भी फ़ायदा ले पाएंगे। ओके, इट विल नॉट अफेक्ट इंडिविजुअल राइट टू एसेस बेनिफिट्स। जैसे कि वो बेनिफिट्स, उसमें कोई भी बेनिफिट अफेक्ट नहीं होगा। जैसे उनको पे करने पे, एक कंट्री पे अगर पे करेंगे तो उनको दूसरी कंट्री में भी उसका बेनिफिट मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर हमने एक कंट्री में पे किया है तो हमको उसी कंट्री में से बेनिफिट मिलेगा, हमें पूरी दूसरी कंट्री में भी मिल जाएगा उसका बेनिफिट। ओके, उसकी की हाईलाइट्स क्या है? हाँ, की हाईलाइट, जीरो ड्यूटी मार्केट एसेस। अप्रॉक्सीमेटली 99% ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट विल एंजॉय जीरो ड्यूटी। अप्रॉक्स 99% जो इंडियन एक्सपोर्ट है वो ज़ीरो ड्यूटी एसेस इंजॉय करेगा यूके मार्केट में। अदर हैंड पे इंडिया विल कट लेवीज ऑन 90%, और इंडिया 90% ऑफ ब्रिटिश प्रोडक्ट सोल्ड इन कंट्री। जो 90% प्रोडक्ट इंडिया में सोल्ड होगा ब्रिटिश का, उस पर वो 90% लेवीज कट करेगा। और विद इन अ डिकेड 85% ऑफ ब्रिटिश
products sold will become tariff free. 85% tariff free हो जाएगा 1 decade के अंदर. Eases mobility for Indian professional. It may include contractual service supporter, business investor, इन सबको include करेगा. Their partners and dependent children with the right to work and independent professional like yoga instruction, ये सब लोग इसमें included हैं. Ambitious कमिटमेंट फ्रॉम यूके इन सर्विस में क्या कमिटमेंट है यूके की, सच एज ITs, फाइनेंशियल सर्विस, प्रोफेशनल सर्विस, अदर बिजनेस सर्विस एंड एजुकेशनल सर्विस, ये सब भी इसमें आ जाएंगी. अलाउड पार्टिसिपेशन ऑफ यूके बिजनेस and in procurement. UK businesses will be able to compete for a wide variety of goods and construction procurement for the majority of central government entities and state owned enterprises. वही compete कर पाएंगे, वाइड वैरायटी होगी गुड सर्विस सब चीज़ों की. तो अब व्हाट अबाउट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट. ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता क्या है. FTA आर अरेंजमेंट बिटवीन 2 or more countries or trading bloc that agree to reduce or eliminate custom tariff from and non-tariff barrier on sustainable trade between them. 2-3 कंट्रीज आपस में आती हैं और एक ट्रेडिंग ब्लॉक बनाती हैं जिसमें वो कुछ चीज़ों पे जैसे कि 2 कंट्री हैं जैसे इंडिया एंड यूके. लाइक इंडिया कुछ चीज़ का डिस्काउंट यूके को देगी, टैरिफ टैरिफ का डिस्काउंट, और इसमें इंडिया किसी और चीज़ पर यूके इंडिया को उस चीज़ का डिस्काउंट देगा टैरिफ में. तो ऐसे करके 2 कंट्रीज़ आती हैं आपस में, 2-3 कंट्रीज़ आती हैं और वो टैरिफ फ्री ट्रेड करती हैं. उसमें कोई बैरियर नहीं होता है ट्रेड का, टैरिफ बैरियर. इट कवर ट्रेड इन गुड्स में भी करते हैं, सर्विस में करते हैं और कभी कभी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में भी करते हैं. अर्ली हार्वेस्ट स्कीम. इट इज़ अ प्रोक्यूसर टू एन FTA एंड अदर ट्रेड एग्रीमेंट. ये एक FTA और अदर ट्रेड एग्रीमेंट के लिए प्रोक्यूरर होता है. FTA एक्ट एज एन एक्सेप्शन टू द मोस्ट फेवर्ड नेशन प्रिंसिपल ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जो एक प्रिंसिपल है ना कि हमें किसी भी कंट्री की तरफ फेवर नहीं करना है, तो ये उसका एक एक्सेप्शन है. मतलब हम अगर FTA में हैं तो हम उसमें आराम से कर सकते हैं. और इंडिया के अभी तक 13 FTAs साइन कर चुकी है लास्ट 5 ईयर में कंट्रीज़ के, अदर कंट्रीज़ के साथ. वो कंट्रीज़ हैं लाइक मॉरिशस, UAE, ऑस्ट्रेलिया एटसेट्रा. 13 अभी तक इंडिया ने साइन करे हैं FTA. ओके, क्लियर हो गया ना. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो ये क्या क्या होता है. सबसे पहले होता है प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, जिसमें हम टैरिफ रिड्यूस करते हैं एग्री नंबर ऑफ कुछ ही नंबर ऑफ गुड्स में करते हैं. फिर आता है FTA में हम और ज़्यादा नंबर गुड्स का ऐड कर लेते हैं. थर्ड फिर आता है CEPA में हम थोड़ी सर्विसेज के थोड़ा सा, जैसे कि इसमें था थोड़ी सी गुड्स ऐड करते हैं, कुछ गुड्स ऐड करते हैं, इसमें कुछ सर्विसेज ऐड करते हैं, इसमें और सर्विसेज बढ़ा लेते हैं. फिर आता है कस्टम यूनियन. इसमें ज़ीरो ड्यूटी ट्रेड होता है एंड कॉमन टैरिफ्स होता है अगेन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अदर वर्ल्ड के कंपैरिजन में. कॉमन मार्केट होता है. फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर्स, इसमें लेबर और कैपिटल भी मूव करने लगती है. और इकोनॉमिक यूनियन होता है डीपेस्ट, ये सबसे ज़्यादा होता है. मतलब इसमें लेवल ऑफ इंटरेक्शन बहुत ही ज़्यादा डीपेस्ट होता है एकदम, और उनकी इकोनॉमिक जो पॉलिसीज़ होती हैं वो भी कॉमन होने लगती हैं. तो ये पूरा इसका चार्ट है. ये एग्रीमेंट होते हैं अदर कंट्रीज़ के साथ में. और अभी इंडिया का यूके के साथ कौन सा हुआ है, FTA कंक्लूड हुआ है उसका, मतलब बहुत दिनों से
लास्ट 3 ईयर से डिस्कशन चल रहा था उस पर। तो इंडियाज़ एक्सपीरियंस विद एफटीए, तो इंडिया का एक्सपीरियंस क्या है एफटीए के साथ? ग्रोइंग ट्रेड इम्बैलेंस, मतलब ऐसा ही नहीं है हमेशा हमें फ़ायदा होता रहता है, इम्बैलेंस हो रहा है हमारा। हमारा जो एक्सपोर्ट है वो 31% इंक्रीज़ हुआ है, बट इम्पोर्ट है वो 82% इंक्रीज़ हुआ है। ये हमें बहुत इम्बैलेंस दिख रहा है कि हमारा एक्सपोर्ट बहुत कम है इम्पोर्ट के कंपैरिजन में। अदर यूटिलाइजेशन, इंडिया एफटी यूटिलाइज रिमीन्स वेरी लो एट अराउंड 25, बहुत ज़्यादा कम है, 25% है। नॉन टैरिफ बैरियर, ग्लोबल ट्रेड अलर्ट database shows that between 2020 and 24 over 2600 new restrictions related to trade and investment have been globally imposed। रिस्ट्रिक्शन इम्पोज हुई है ग्लोबली, अनइक्वल कंपटीशन है। जैसे कि साउथ कोरिया और एशियन जो कंट्रीज़ हैं वो आउट परफॉर्म कर जाती हैं, जैसे कि इंडिया इन क्रिटिकल इंडस्ट्री सच एज इलेक्ट्रॉनिक और यूटीज़ में वो उसका क्रिटिकल है। अदर कॉम्प्लेक्सिबिलिटी भी हैं। नोट, असेसमेंट ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट कैन नॉट बी डन बेस्ड ऑन द ट्रेड इम्बैलेंस। ये कभी भी ट्रेड बैलेंस के इम्बैलेंस पे कभी भी डन नहीं हो सकता। ओके, अदर पोटेंशियल भी हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो जाएगी, हम वहाँ की टेक्नोलॉजी यहाँ पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यहाँ की वहाँ ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट फ़्लो होगा, ग्रेट वैरायटी ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स एंड, मतलब कंपटीशन बिल्डअप होगा डोमेस्टिक में, और फ़ायदे भी हैं और कुछ कुछ नुकसान भी हैं। हाउ द इंडिया यूके एफटीए कैन हेल्प शेप फ्यूचर एफटीए। स्विफ्ट नेगोशिएशन, इंडिया और यूरोप के बीच में नेगोशिएशन जो है प्रोसेस सिंस 2004 से नेगोशिएशन चल रही है। सेफगार्ड ऑफ सेंसिटिव सेक्टर, सेंसिटिव एग्री प्रोडक्ट लाइक डेयरी प्रोडक्ट आर ऑन द एक्सक्लूजन लिस्ट। एग्री प्रोडक्ट जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो हमने उसको एक्सक्लूड कर रखा है, हमने उसको इस एफटीए में नहीं ऐड किया हुआ है। ग्रेजुअल रिमूवल ऑफ ड्यूटीज़ इन द इंडिया एफटीए, India UK FTA, the former agreed to cut removal duties gradually over a longer period, which ensure adequate time of domestic industries to adjust to increase competition. Competition increase करने के लिए हमने duties remove कर रखी है long period time के लिए. Emphasis on mutual benefits. Mutual benefit UK, like example, UK car manufacturer will benefit from a quota that reduces tariff from over 100% to 100%. म्यूचुअल बेनिफिट्स है, मतलब दोनों को बेनिफिट्स होना चाहिए। कंक्लूजन है इसका, द इंडिया यूके एफटीए नॉट ओनली स्ट्रेंथन बायलैटरल इकोनॉमिक टाइज बट ऑल्सो सर्व एज अ स्ट्रेटेजिक टेम्पलेट फॉर इंडियाज फ्यूचर ट्रेड एग्रीमेंट विद डेवलप्ड नेशन। ये सिर्फ एक बायलैटरल टाई नहीं है बल्कि ये हमारा फ्यूचर ट्रेड एग्रीमेंट को डेवलप भी करता है, स्ट्रेटेजिक टेम्पलेट डेवलप करता है फ्यूचर ट्रेड एग्रीमेंट के लिए। बाय एड्रेसिंग सेंसिटिव सेक्टर, एम्ब्रेसिंग मॉडर्न ट्रेड इश्यूज एंड इंश्योरिंग अ फेज लिबरलाइजेशन अप्रोच, इट बैलेंस ग्रोथ विद डोमेस्टिक सेफगार्ड। ये हमारे ट्रेड को भी बैलेंस करता है डोमेस्टिक सेफगार्ड्स के साथ में। ओके, समझ में आ गया आपको? अगर इसमें कुछ भी डाउट हो रहा है, किसी चीज़ का मतलब नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में उसका पूछ सकते हैं, मैं आपको क्लियर कर दूँगी। ओके, तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो इसमें हमारा अब अफ़गानिस्तान ने भी ज्वाइन कर लिया है, मतलब एग्रीड हो गया है एक्सटेंड करने के लिए। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि फॉरेन मिनिस्टर ऑफ चाइना पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान एग्रीड टू एक्सटेंड द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर टू अफगानिस्तान। अब चाइना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तीनों के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो एग्रीड हो गए हैं इसको
अफ़गानिस्तान में भी एक्सटेंड करने के लिए। तो सबसे पहले हम इसको देख लेंगे। ये चाइना है एंड दिस इज़ इंडिया, दिस अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान। तो ये खासकर से चाइना से स्टार्ट होके इस्लामाबाद, लाहौर यहाँ तक था। अब ये हमारा अफ़गानिस्तान में भी हो जाएगा। अभी सिर्फ इतना था, अब ये एक्सटेंड हो गया है, मतलब हो जाएगा, एग्रीड हो गए हैं इस एग्रीमेंट पे। तो व्हाट इज़ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये है क्या? CPEC इज़ अ फ्लैगशिप प्रोजेक्ट ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो कि 2015 में हुआ था, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव था, जिसको वन बेल्ट वन रोड कहते हैं। चाइना की जो प्रोजेक्ट है, इट इज़ लिंक्ड बिटवीन सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट एंड द मैरीटाइम सिल्क रोड। जो पुराना जो हमारा सिल्क रोड है उसको और जो मैरीटाइम सिल्क रोड है उसको ये लिंक करता है, दोनों को। द प्रोजेक्ट अंडर द CPEC मेनली रिलेटेड टू एनर्जी एंड जो इसके अंदर जो प्रोजेक्ट है वो मेनली एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर से ही रिलेटेड है। 6000 किलोमीटर ऑफ रोड्स, रेलवे एंड पाइपलाइन आर इंटेंडेड टू ट्रांसपोर्ट ओवर oil and glass from Pakistan Ghadar port to Kashgar city in northward China's Xinjiang Uyghur Autonomous Region। पता नहीं क्या है, अगर थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है मुझे बोलने में। तो ये जो है यहाँ से लेके चाइना का जो खासगर सिटी से लेके गदर पोर्ट पाकिस्तान तक है। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ये पूरा, यहाँ पे ऑयल लाइंस और एनर्जी रिलेटेड ट्रांसपोर्ट, गैस वगैरह का मेनली रिलेटेड इन्हीं सारी चीज़ों से है। और ये किसका प्रोजेक्ट है? चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जो 2015 से हो रहा है। तो ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है क्या? ये चाइना ने प्रपोज किया था 2013 में और स्टार्ट हो गया था 2015 में। BRI are known as one belt one road, Silk Road Economic Belt, belting China to Central एंड सिल्क रोड जो है वो बेल्ट, ये बेल्ट जो है वो लिंक करती है चाइना टू सेंट्रल एंड साउथ एशिया। सिल्क रोड और न्यू मैरीटाइम, ये जो रोड है ये चाइना से टू द नेशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया और गल्फ कंट्रीज़ जो नॉर्थ अफ्रीका एंड यूरोप, इन सब से कनेक्ट करती है चाइना को। इंडिया का इस पे कंसर्न क्या है? अफ़गानिस्तान का इस पे शामिल होने का। जियो स्ट्रेटेजिक, द एक्सपेंशन ऑफ CPEC in including was a strong competition alternative backed by China and Pakistan, potentially limited the strategic utility of India's individual initiatives like Chabhar Port and the International North-South Transport Corridor। जैसे कि ये एक कंपटीशन है, कंपटीशन चाइना और पाकिस्तान की तरफ से कि हमारा जो अदर इनिशिएटिव्स हैं और जो नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है जो जिससे हम एक्सेस करते हैं सेंट्रल एशिया के लिए, तो वो हमारे लिए कॉम्पिटिटिव हो सकता है। स्ट्रेटेजिक इनरिचमेंट है, चाइना हैज़ ऑलरेडी एस्टेब्लिश अ प्रेजेंस। चाइना ने अपना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स में, जो हमारी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है वो उसके चारों तरफ चाइना ने वैसे भी अपने पैर जमाने शुरू कर दिए हैं। श्रीलंका में उसने हम्बन टोटा पे कब्जा कर लिया, गौदर पोर्ट पाकिस्तान में तो वैसे भी था, बांग्लादेश में भी कर चुका है, अब उसने नेक्स्ट टारगेट अफ़गानिस्तान में भी कर लिया है। तो हमें थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। स्ट्रेंथिंग ऑफ पाकिस्तान अफ़गानिस्तान चाइना एक्सेस, ये इनको स्ट्रेंथ करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा चाइना और पाकिस्तान इन्फ्लुएंस ओवर अफ़गानिस्तान के ऊपर, स्पेशली गिवन इंडियाज़ लिमिटेड एंगेजमेंट तालिबान रेजिम। बिकॉज तालिबान है, हम पता ही है कि वो इस्लामिक हैं और उसकी तरफ फेवर करते हैं, इस्लाम वगैरह की तरफ, तो उसकी वजह से हमें थोड़ी प्रॉब्लम होगी। और इट में पोटेंशियली रिड्यूस इंडियाज़ लिवरेज एंड डेवलपमेंटल इन्फ्लुएंस इन अफ़गानिस्तान। जो इंडिया का
सॉफ्ट पावर है जो इंडिया, उसको इन्फ्लुएंस करेगा। जो अफ़गानिस्तान में है, ह्यूमैनिटेरियन एड जो हमने प्रोवाइड करी थी उसको भी अफेक्ट करेगा। लाइक इसके कुल मिलाकर बहुत सारे कंसर्न हैं इंडिया के लिए, क्योंकि अफ़गानिस्तान हमारा नेबर है और चाइना और पाकिस्तान के साथ हमारे वैसे भी, इनके साथ हमारे रिश्ते वैसे भी नहीं अच्छे हैं, तो थोड़ा सा कंसर्न होने की ज़रूरत है इंडिया को। सिक्योरिटी, तालिबान रिजिम बैक्ड बाई चाइनीज़ फंड्स एंड पाकिस्तानी इंटेलिजेंस कुड वंस अगेन बिकेम अ लॉन्च पॉट फॉर, हाँ, जो पाकिस्तान और चाइना फंड वगैरह जब जाएगा तालिबानीज़ को, तो वो इंडिया टेररिज्म, इंडिया के अगेंस्ट टेररिज्म होने का सपोर्ट करेगा, जैसे कि जैश मोहम्मद और लश्कर ताइवान है। इकोनॉमिक, अफ़गानिस्तान में लिथियम और रेयर अर्थ रिजर्व्स बहुत ज़्यादा है, और उससे हमको अफेक्ट होगा कि अगर अगर उनका ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गया चाइना और पाकिस्तान का, तो हमारे उसके साथ जो रिश्ते हैं वो ख़राब हो सकते हैं। स्टेप टेकन बाई इंडिया टू काउंटर CPEC। इंडिया ने, जैसे कि इंडिया ने एक पोर्ट बना रही है ईरान में, जो स्ट्रेटेजिक रूट है अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया, बाई पासिंग पाकिस्तान, ग्वादर पोर्ट एंड CPEC कॉरिडोर। पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान के थ्रू सेंट्रल एशिया और की तरफ जाने का हमारा एक रूट है। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, जो हमारा लिंक करता है इंडियन ओशियन और पर्शियन गल्फ ऑफ कैस्पियन वाई ईरान के थ्रू। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जो इंडिया ने 2023 में लॉन्च किया था, जिससे हम यूरोप, मिडिल ईस्ट और UAE, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, इज़राइल एंड यूरोपियन यूनियन, इन सबको कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये इंडिया के इनिशिएटिव्स हैं इसको काउंटर करने के लिए। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है, क्वाड है, फोरम कंसिस्ट जो कि ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान एंड यूनाइटेड स्टेट कंसिस्ट करता है, जिसका एम है प्रमोट फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन टू काउंटर चाइनाज ग्रोइंग इन्फ्लुएंस, जो चाइना के इन्फ्लुएंस ग्रो होने को काउंटर करता है इंडो पैसिफिक में। इंडिया कैन कंक्लूड टू promote its travel connectivity vision and seek diplomatic opening to engage with the Afghan people. इंडिया इंगेज कर सकता है अफगान पीपल के साथ में। Moreover, by advocating for transparent, inclusive and sustainable regional infrastructure, India can position itself as a constructive player in shaping the future of ट्रांसपेरेंट, इंक्लूसिव और सस्टेनेबल रीजन इंफ्रास्ट्रक्चर एडवोकेट कर सकता है, जैसे कि इट्स सेल्फ एज अ कंस्ट्रक्टिव प्लेयर। इंडिया कैन पोजिशन इट्स सेल्फ एज अ कंस्ट्रक्टिव प्लेयर। इंडिया अपने आप को पोजिशन कर सकता है एज अ कंस्ट्रक्टिव प्लेयर टू शेप जो साउथ एंड साउथ एशिया का फ्यूचर है उसको शेप करने के लिए, इंश्योरिंग दैट डेवलपमेंट बेनिफिट्स ऑल विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग कोर नेशन वेल। और ये भी इंश्योर करना होगा कि ये सारी चीज़ें जो हमारी नेशनल इंटरेस्ट है उसको कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमारा थर्ड टॉपिक है इंडिया टर्की रिलेशन। इंडिया और टर्की के रिलेशन अभी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे, जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसकी वजह से। तो पढ़ते ये न्यूज़ में क्या। India Turkey relation have worsened after Turkey criticized India counter terrorism strike in Pakistan following the Pahalgam attack। जो पालगाम अटैक हुआ था उसके बाद इंडिया ने जो ऑपरेशन सिंदूर किया था, इसलिए टर्की ने इंडिया को बहुत क्रिटिसाइज़ किया है कि हमने जो पाकिस्तान पे स्ट्राइक वगैरह करी है उसको लेकर। और टर्की condemned India's Operation Sindoor, related as provocative
एंड वार्निंग दैट स्ट्राइक इनसाइड पाकिस्तान इंक्रीज द रिस्क ऑफ वाइडर कॉन्फ्लिक्ट, कि हमने एक ये वार्निंग दी है स्ट्राइक करके पाकिस्तान में। प्रोवोकेटिव है ये कि हम वाइडर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है इससे। ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर कश्नु टर्किश मेड सोंगर ड्रोन यूज बाय पाकिस्तान ने जो सोंगर ड्रोन्स थे जो टर्की के द्वारा बनाए गए थे, ये यूज़ करे थे पाकिस्तान ने इंडिया के अगेंस्ट। फॉलोइंग दिस इंडिया ऑल्सो रिवोक द सिक्योरिटी क्लियरेंस ऑफ टर्किश कंपनी aviation operation at night. Indian operations. Several Indian universities including Jamia Millia Islami have suspended academic collaboration with Turkish institutions. बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने हमारा सस्पेंड कर दिया है टर्किश यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशंस के साथ में एकेडमिक कोलैबोरेशन। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं, इसलिए ये न्यूज़ में है। तो हमारा बैकग्राउंड क्या है, इंडिया और टर्की रिलेशन का क्या बैकग्राउंड है? जो हमारे 1948 में डिप्लोमेटिक टाइज जो हैं वो इस्टेब्लिश हुए थे। फिर हमारा 1983 में जॉइंट कमीशन इकोनॉमिक ऑपरेशन हुआ था, और फिर फेब 2023 में अर्थक्वेक के लिए ऑपरेशन दोस्त एक इंडिया ने किया था, जिसमें उन्होंने एड्स दी थी टर्किश पीपल को जो वहाँ पे अफेक्टेड थे टर्की में। इकोनॉमिक एंड कॉमर्शियल रिलेशन, हम बायलैटरल ट्रेड करते हैं 10.4 बिलियन का यूएस डॉलर का, और हमारा टर्की के साथ सरप्लस में है ट्रेड, और चाइना के साथ हमारा निगेटिव में। यूएस के साथ में भी हमारा ट्रेड सरप्लस में। इंडिया क्या क्या एक्सपोर्ट करता है टर्की से? मिनरल कोल्स, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, ऑटो पार्ट्स, फार्मास्यूटिकल, केमिकल, टेक्सटाइल, रबर, आयरन एंड स्टील, ये सब एक्सपोर्ट करता है इंडिया। और वहाँ से क्या क्या हम लेते हैं? मार्बल, गोल्ड, एप्पल्स, वेजिटेबल, सीमेंट, पेल्स, आयरन एंड स्टील, ये सारी चीज़ें हम वहाँ से लेते हैं। पीपल से पीपल कनेक्शन है। अप्रॉक्स 30 के इंडियंस जो है वो 3 लाख टूरिस्ट विजिटेड टर्की। अप्रॉक्स 33 लाख टूरिस्ट जो है टर्की विज़िट करे थे 2022 में, और 3000 इंडियंस इन टर्की अभी भी वहाँ पे वहाँ पे रहते हैं, और एज 200 वहाँ पे स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई कर रहे हैं जो इंडियन हैं। हमारा उनसे एडुकेशन और ट्रेड डायलॉग मैकेनिज्म। ऑपरेशन दोस्त इंडिया लॉन्च अर्जेंट रिलीफ मिशन टू टर्की फॉलोइंग डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक के लिए जो भी मैंने बताया था, ऑपरेशन दोस्त किया था ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचाने के लिए टर्कीश को। वाई टर्की मैटर फॉर इंडिया? टर्की इंडिया के लिए मैटर क्यों करता है? क्योंकि उसकी एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, वो कनेक्ट करता है यूरोप और एशिया को, और ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का भी पार्ट है, जो हमारा बूस्ट करेगा यूरोप और सेंट्रल एशिया के साथ में ट्रेड बूस्ट करेगा। रीजनल इन्फ्लुएंस क्या है इसका? सिंस टर्की इज एन इन्फ्लुएंशियल प्लेयर इन इट्स इमीडिएट neighborhood, Middle East, Black Sea region and extra tie with Turkey can help India stay informed and India जो वो टर्की जो है वो मिडिल ईस्ट और जो ब्लैक सी है उसका उस रीजन का नेबर है। तो अगर हम टर्की के साथ हमारे रिलेशन अच्छे रहेंगे तो हमें इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी उस रीजन की भी। ग्लोबल फोरम जैसे कि G20 में का भी पार्ट है टर्की, इंडिया भी उसमें पार्ट है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, टर्की ने सपोर्ट किया था इंडिया का जो परमानेंट सीट यूएनएससी में परमानेंट मेंबर बनने के लिए टर्की ने उसका सपोर्ट किया था इंडिया का। कंटेम्प्रेरी चैलेंज इन टर्की एंड इंडिया रिलेशन, क्या चैलेंजेस हैं? टर्की मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक सपोर्ट टू पाकिस्तान, टर्की ने जैसे कि पाकिस्तान को सपोर्ट करती है, और सेकंड लार्जेस्ट आर्म सप्लायर है पाकिस्तान का आफ्टर चाइना, सेकंड लार्जेस्ट है। डिफेंस विजिलेंस है,
मेडलिंग इन कश्मीर इशू, पाकिस्तान स्टैंड्स ऑन कश्मीर, जैसे कि जो अभी हमारा आर्टिकल 370 2019 में हुआ था, अब्रोगेशन हुआ था, उसमें पाकिस्तान का सपोर्ट किया है, पाकिस्तान का स्टैंड लिया है कश्मीर मुद्दे पे। नैरेटिव डिस्टेबलाइजेशन, सोशल मीडिया कैंपेन and digital connect try to internationalize India's internal issues, creating narrative threats create हो रही है। Emerging Turkey, Azerbaijan and Pakistan assets, जो अजरबैजान है और टर्की और पाकिस्तान, इन सब का बहुत ज़्यादा लगाव हो रहा है, मतलब इमर्ज होके आ रहे हैं, जिस इन दोनों ने ही ऑपरेशन सिंदूर को खराब बताया वार्निंग, एज अ वार्निंग। टर्की एंड पाकिस्तान आर मेंबर टुगेदर ऑफ द बगदाद पैक्ट, बगदाद पैक्ट के भी टर्की और पाकिस्तान दोनों मेंबर हैं, और सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के भी हैं, और दोनों ही इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, तो इसका भी बहुत ज़्यादा उनमें सॉलिडिटरी होता है ग्लोबल मुस्लिम एज अ मुस्लिम, और ये लेड टू क्रिटिसिज्म ऑफ इंडियाज़ डोमेस्टिक पॉलिसीज़ को लेड करता है, क्रिटिसिज्म। टर्की इवॉल्विंग पाकिस्तान सेंट्रिक टिल्ट, हिस्टोरिक टाइज एंड अर्ली सपोर्ट, तो इवॉल्व हो रहा है जो पाकिस्तान के साथ उनका इतना घनिष्ठ लगाव, तो उसका बैकग्राउंड क्या है। हिस्ट्री में इंडिया एंड टर्की शेयर्ड एंटी कॉलोनियल सॉलिडरी, लास्ट पहले इंडिया और टर्की वो है एंटी कॉलोनियल सॉलिडरी शेयर करते थे। इंडिया नेशनली सपोर्ट टर्की ड्यूरिंग, इंडिया ने टर्की को सपोर्ट किया था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में, लेकिन जब से हमारा इंडिपेंडेंस हुई है, हमारा उतना अच्छा गुडविल नहीं टर्की के साथ क्रिएट हो पाया है। टर्की शिफ्ट टुवर्ड पाकिस्तान, टर्की ने पाकिस्तान की तरफ शिफ्ट कर लिया, क्योंकि उनकी इस्लामिक आइडेंटिटी है, राइज ऑफ इस्लामिस्ट पार्टी, और इस्लामिस्ट पार्टी जो उसमें राइज हुई थी 1970 में, टर्की विद मुस्लिम नेशन लाइक पाकिस्तान। सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, उन्होंने दोनों ने साइन किया था, पाकिस्तान और टर्की ने, ट्रीटी ऑफ अटर्नल फ्रेंडशिप एंड ज्वाइंट CENTO टू काउंटर सोवियत इन्फ्लुएंस, जो सोवियत इन्फ्लुएंस USSR था, वो इंडिया का फ्रेंड था, तो जाहिर सी बात है जब वो उसको नहीं सपोर्ट करते हैं, तो जब हम उसके फ्रेंड हैं तो थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम आएगी। टर्की एंड पाकिस्तान साइन ऑफ द डीपनिंग डाइवर्सिफाइंग एंड इंस्टीट्यूशनलाइजिंग द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डिक्लेरेशन इन 2025 में इन्होंने ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन करी है। अपोजिशन टू इंडियाज़ न्यूक्लियर प्रोग्राम, जो इंडिया ने 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट जो किया था उसको क्रिटिसाइज़ किया था टर्की ने, और पाकिस्तान का सपोर्ट किया था एज अ NSG मेंबरशिप के लिए, लेकिन इंडिया का सपोर्ट नहीं किया था, क्रिटिसिज्म किया था इंडिया। तो कंक्लूजन क्या है इसका, इंडिया टर्की रिलेशन हैव विटनेस फ्लक्चुएशन शेप्ड बाय हिस्टोरिकल अलाइनमेंट, आइडियोलॉजिकल पोस्चर एंड एमर्जिंग political realities, while challenges persist, delivering multilateral forum, countering narrative threats and strategic ties with Turkey region rivals। हमको जो टर्की के उस रीजन के जो राइवल्स हैं उनके साथ में अच्छे रिलेशन बिल्डअप करने चाहिए, जैसे कि ग्रीस, साइरस, आर्मेनिया, इज़राइल एंड UAE, जैसे कि हमारा एक बैलेंस जो है, स्ट्रेटेजिक बैलेंस जो है वो मेंटेन रहे। ओके, तो ये था इनका। अब हमारा फोर्थ टॉपिक है कंसर्न रेज बाय इंडिया ओवर IMF लैंडिंग टू पाकिस्तान। इंडिया ने कंसर्न रेज किया है, जो पाकिस्तान ने लोन मांगा था IMF से, उस पर
तो ये न्यूज़ में क्यों है? द फर्स्ट रिव्यू ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमिक रिफॉर्म प्रोग्राम सपोर्टेड बाय एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी एग्रीमेंट। फंड मांगा है भाई हम पर स्ट्राइक करने के बाद में, IMF से मांगने चले गए। तो IMF allowed the disbursement of around $1 billion $1 billion $. तो ये EFFF होता क्या है? ये एक जो कंट्री है, अगर वो किसी सीरियस पेमेंट इम्बैलेंस में का फेस कर रही है तो उसको, और ड्यू टू स्लो ग्रोथ, तो उसको बैलेंस ऑफ पेमेंट, हम उसको लोन प्रोवाइड करते हैं, मतलब IMF उसको लोन प्रोवाइड करता है जब उसमें वीक बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन चल रही होती, स्लो ग्रोथ चल रही होती, तो जो IMF उसको लोन प्रोवाइड करता है उस लोन को EFF बोलते हैं। ओके, ये होता है हमारा एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। तो इट ऑल्सो प्रोवाइड लैंडिंग ऑफ US 1.4 बिलियन SDR 1 बिलियन अंडर द रेजिलेंस एंड सस्टेन। और भाई कितना लोन प्रोवाइड करेंगे आप? 1.4 अंडर किया है रेजिलेंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी लैंडिंग प्रोग्राम, और 1 बिलियन अराउंड किया है EFF के अंदर। इंडिया क्रिटिसाइज द अप्रूवल ऑफ लैंडिंग द अब्सेंट फ्रॉम द वोटिंग प्रोसेस। इंडिया ने क्रिटिसाइज किया है कि इसको यही वोटिंग प्रोसेस में ही बट हो ना सका वो। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आखिर होता क्या है? ये जो है वो यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस के अंदर इस्टेब्लिश्ड हुआ था, जिसको ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं, जो 1944 में हुआ था, जिसमें IMF एंड वर्ल्ड बैंक रेफर टू ब्रिटन वुड इंस्टीट्यूशंस भी बोलते हैं, दोनों ही इस्टेब्लिश्ड हुए थे, वर्ल्ड बैंक और IMF। मैंडेट प्रमोटिंग ग्लोबल माइक्रो इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ग्लोबल माइक्रो इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को प्रमोट करता है, शॉर्ट एंड मीडियम टर्म लोन प्रोवाइड करता है, टेक्निकल असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट को हेल्प करने के लिए। इसमें अराउंड 191 कंट्रीज़ है, जिसमें इंडिया भी इसका पार्ट है। और वर्ल्ड बैंक का मेंबर बनने के लिए कंट्री को पहले IMF को ज्वाइन करना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, बोर्ड ऑफ गवर्नर, वन अल्टरनेट गवर्नर फ्रॉम ईच मेंबर कंट्री। जो भी कंट्री है उसका एक गवर्नर और एक अल्टरनेट गवर्नर होना चाहिए। एग्जीक्यूटिव बोर्ड है जो 25 मेंबर बोर्ड ओवरसीज डे टू डे वर्क पे फोकस करता है, नॉर्मली मेकिंग डिसीजन बेस्ड ऑन कंसेंसस के बेस पर डिसीजन लिए जाते हैं। उसमें इंडिया का कोटा जो है वो 2.75 है, जो 8th लार्जेस्ट है, और US का कोटा है वो 17% है, और इंडिया का 2.75, बहुत डिफरेंस है। इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमिटी, अ 25 मेंबर बॉडी, एडवाइजरी बॉडी, रिप्रेजेंट मेंबर कंट्री और ग्रुप ऑफ कंट्रीज। ये मेंबर कंट्रीज और ग्रुप ऑफ कंट्रीज को रिप्रेजेंट करता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ग्लोबल फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, एटेक्सट्राई, इस टाइप की रिपोर्ट जो है वो IMF देता है। तो लैंडिंग क्या क्या इंस्ट्रूमेंट है IMF के लैंड देने के लिए? एक तो जनरल रिसोर्स अकाउंट है जो नॉन कंसेशनल टर्म पर देता है लैंडिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के थ्रू। इसमें होता है कि कंट्री का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करने के लिए। सेकंड है पॉवर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ ट्रस्ट, इसकी बहुत ज़्यादा लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होता है। कंसेशन फाइनल सपोर्ट होता है, इंटरेस्ट फ्री फाइनेंसिंग को भी करता है। रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी ट्रस्ट लॉन्गर टर्म के लिए होता है ये भी।
अफोर्डेबल इंटरेस्ट रेट में होता है। एंड वल्नरेबल मिडिल इनकम कंट्रीज़, जो मिडिल इनकम कंट्रीज़ होती है, जो वल्नरेबल होती है, उनको ये लोन प्रोवाइड किया जाता है। तो इसके और भी है। जनरल रिसोर्स अकाउंट जो है, इसमें लिमिटेड उसके करस्पॉन्डिंग टू देयर कोटा के अकॉर्डिंग लिमिटेड ही लोन मिल सकता है, जैसे कि स्टैंड बाय एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटीज़, शॉर्ट टर्म लिक्विडेड लाइन, ये सारे इसमें मिल सकते हैं। और जो हमारा सेकंड है पॉवर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ ट्रस्ट, इसमें लॉन्ग टर्म के लिए होता है। लो इनकम कंट्रीज़ जो होती है, जो बीओपी क्राइसिस फेस कर रही होती है, उनको मिलता है, जैसे कि रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी, एक्सटेंडेड क्रेडिट फैसिलिटी। और जो थर्ड है रेजिलेंस एंड सस्टेनेबल ट्रस्ट, उसका एम है टू बोल्ड रेजिलेंस टू एक्सटर्नल शॉक लाइक क्लाइमेट चेंज और पैंडमिक प्रिपेयर्डनेस के लिए ये प्रोवाइड किया जाता है। सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी, रेजिलेंस एंड सस्टेनेबल फैसिलिटीज टाइप। इसका कंसर्न क्या है जो इंडिया ने रेस किया है, आईएमएफ ने जो पाकिस्तान को लोन दिया है उसका, कि पाकिस्तान जो है उसका वो मिसयूज़ कर सकता है टेररिज्म को स्पॉन्सर करने के लिए, और रोल ऑफ मिलिट्री, स्ट्रॉन्ग इन्वॉल्वमेंट इन इकोनॉमिक मैटर्स, इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ पॉलिसी फेलर्स। जब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तान की मिलिट्री का, तो उससे पॉलिसीज़ का फेलर होना तो जाहिर ही है। अंडरमाइनिंग ग्लोबल वैल्यूज़, प्रॉक्सी वार लिंक करता है। प्रोलॉन्ग्ड यूज़ ऑफ आईएमएफ रिसोर्स, अब बार बार फंड लेने से, मतलब लोन लेने से पाकिस्तान के पास बहुत ज़्यादा हैवी डेब्ट बर्डन हो गया है, तो ये बहुत ज़्यादा हो गया है। तो इंडिया ने कहा है मेकिंग इट टू बिग टू फेल डेब्ट फॉर द आईएमएफ, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, पता नहीं कैसे ही दे पाएगा, मुझे नहीं लगता कभी दे पाएगा। Undermines effectiveness of the IMF program. Since 1989, Pakistan has received IMF funds in 28 out of 35 years. हमेशा ही जब से 1989 से हमेशा फंड रिसीव ही करता रहता है। 35 ईयर्स में से 28 टाइम्स बार तो उसने फंड रेज किए। तो हमें इसमें इफेक्ट, मतलब डाउट आता है कि भाई क्या आप उसको, क्या कर रहे हैं आप, उसको अच्छे से मॉनिटर नहीं कर रहे हैं, अपनी क्राइसिस क्यों आ रहे हैं आपको, जो आपको ये फंड लेने की ज़रूरत पड़ गई है। ये सारे कंसर्न्स इंडिया ने दिखाए हैं। अदर की कंसर्न क्या है इंडिया के एसोसिएटेड विद आईएमएफ? इनइफेक्टिव वोटिंग लाइन, मतलब आईएमएफ में क्या कंसर्न है कि इसमें वोटिंग प्रोसेस इफ़ेक्टिव नहीं है। जैसे इसमें एक कोटा होता है, उस कोटा के अकॉर्डिंग ही आप वोट कर सकते हैं। जैसे इंडिया का है 2.75 अराउंड, ऐसा ही 2.75, हाँ, और यूएस का है 17%। तो भाई इंडिया तो बहुत कम है, ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता है, जिसका ज़्यादा कोटा है उसका ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता है, वोटिंग पावर उनके पास ज़्यादा होती है। ये इम्बैलेंस सर्विस करता है, जैसे कि फेवर करता है उन कंट्रीज़ को, जैसे यूएस, यूरोपियन कंट्रीज़ एंड जापान, इन सारी कंट्रीज़ को ज़्यादा फेवर करते हैं क्योंकि इनका जो कोटा है वो ज़्यादा है। इनइफेक्टिव इवोल्यूशन प्रोसेस, इसकी प्रोसेस इनइफेक्टिव है। वेरिड सक्सेशन, फिजिकल कंसोलिडेशन मेजर्स, इंक्रीज पॉवर्टी एंड रिड्यूस सोशल स्पेंडिंग। लोन तो प्रोवाइड करेगा, बट इससे जब आईएमएफ कंडीशनलाइजेस हैव समटाइम लेड टू शॉर्ट टर्म, कभी कभार क्या करता है कि उसको जो आईएमएफ की कंडीशन ऐसा होता है, जब आईएमएफ कोई लोन देता है तो उसके लिए वो उसकी पॉलिसीज़ में मतलब थोड़ी बहुत कंडीशंस लगाता है कि आपको ऐसा ऐसा करना होगा जिससे कि आप जल्दी से ग्रो कर लें और आप हमारा जो लोन है वो वापस कर दें।
तो उसकी वजह से कभी कभार शॉर्ट टर्म माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होती है, लेकिन वो पॉवर्टी इंक्रीज कर देती है। सोशल स्पेंडिंग ड्यू टू फिस्कल कंसोलिडेशन मेजर्स की वजह से कभी कभार कर देती है। इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज, इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा इश्यूज आ जाते हैं। इसका कंक्लूजन क्या है? While the IMF play a crucial role in stabilizing the global financial system, it faces serious challenges related to governance imbalance, rigid conditions. Effective, it must assess quota voting power reform to reflect the rise of emerging economies and enhance इसको ट्रांसपेरेंसी enhance करनी चाहिए, accountability करनी चाहिए, कोटा और वोटिंग पावर रिफॉर्म करने चाहिए, जिससे कि अच्छे से वो इवोल्यूट उस प्रोसेस को यही सारी जो चीज़ें हैं इनको अच्छे से कर लेगा तो अच्छा हो जाएगा भाई। चलो अब फिफ्थ टॉपिक तो ख़त्म हो गया। फिफ्थ टॉपिक है यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग। यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिनिस्ट्रियल 2025 कंक्लूडेड रिसेंटली इन बर्लिन जर्मनी। ये अभी रिसेंटली जर्मनी में हुई है। ये क्या है? ये ऑर्गेनाइज, ये जो है वो 2025 की वो है, ऑर्गेनाइज्ड बाई co-organized and hosted by जर्मनी। जर्मनी ने होस्ट की थी। ये एक हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम है जो डिस्कस करती है फ्यूचर ऑफ पीस कीपिंग, पीस को रखने के लिए। तो कंपोनेंट्स क्या हैं यूएन पीस कीपिंग के? इसमें कंपोनेंट्स हैं फैसिलिटेटिंग पॉलिटिकल प्रोसेस को फैसिलिटेट करना, इलेक्शन सपोर्ट करना, प्रोटेक्टिंग सिविलियंस को प्रोटेक्ट करना, ह्यूमन राइट्स, रूल ऑफ लॉ, डिमोबिलाइज, मतलब इन सारी चीज़ों में पीस मेंटेन करना। होस्टेड बाय जर्मनी, हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम। द मीटिंग कोइंसाइडेड विद द 10-year एनिवर्सरी। इस बार जो थी इसकी 10-year एनिवर्सरी थी, जो कि 2015 में ये इस्टेब्लिश हुआ था, जो न्यूयॉर्क समिट ऑन पीस कीपिंग थी उससे। तो एट द मिनिस्ट्री इंडिया प्लीज वन क्विक रिएक्शन फोर्स कंपनी, वन वुमेन लेड पुलिस यूनिट। इंडिया के ये सारे प्लीज थे। स्वाद पुलिस यूनियन एंड पीस कीपिंग ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड पार्टनरशिप। तो ये यूएन पीस कीपिंग है क्या? इसका जो ओरिजिन था वो 1948 में हुआ था, जो मतलब स्टैब्लिश हुआ था यूनाइटेड नेशन ट्रू सुपरविजन ऑर्गेनाइजेशन, जो मिडिल ईस्ट में हुआ था। जो सीज फायर होती थी मिडिल ईस्ट में, उसको मॉनिटर करने के लिए। तो UN सिक्योरिटी काउंसिल प्रोवाइड मैंडेट टू मिशंस बाय अडॉप्टिंग रेजोल्यूशन। UN सिक्योरिटी काउंसिल ने मैंडेट प्रोवाइड किया था कि मिशन को अडॉप्ट करने के लिए। बजट एंड रिसोर्सेज इसके जो हैं वो जनरल असेंबली अप्रूव करता है। इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं? कंसेंट ऑफ इन्वॉल्व पार्टी इन अ कन्फ्लिक्ट, उन पार्टी जो भी लोग उसमें इन्वॉल्व हैं उनका कंसेंट होना चाहिए। इम्पार्शियलिटी, कोई पार्शियलिटी नहीं करनी चाहिए। नॉन यूज ऑफ फोर्स एक्सेप्ट इन सेल्फ डिफेंस और डिफेंस ऑफ द मैंडेट, मतलब फोर्स का यूज़ नहीं करना है एक्सेप्ट, मतलब अगर उनको सेल्फ डिफेंस में उस चीज़ का ज़रूरत पड़े और डिफेंस में तो उसका वो यूज़ कर सकते हैं। यूएन पीस कीपिंग आर ऑल्सो नोन एज ब्लू हेलमेट। इसको ब्लू हेलमेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब वो लोग कोई भी मिशन कैरी करते हैं तो वो ब्लू हेलमेट पहनकर वो मिशन करते हैं। और 2023 में इंडिया को इसका हाईएस्ट पीस कीपिंग ऑनर मिला था। गवर्नेंस, डिपार्टमेंट ऑफ पीस ऑपरेशन
of UN, formally created in 1992, provide executive directions to peacekeeping operation. इसका जो DPO है जो है वो 1992 में फॉर्म हुआ था. करेंटली इट ऑपरेट 11 पीस कीपिंग मिशन. इस टाइम पे इसमें 11 पीस कीपिंग मिशंस चल रहे हैं, जैसे कि वेस्टर्न सहारा कंट्री में, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो में, इन सारी जगह पे इसके 11 पीस कीपिंग मिशंस चल रहे हैं. इसमें हमें इसको जो है 1988 में नोबेल पीस प्राइज मिला था. इसकी डॉक्ट्राइन क्या है? कैप्सन डॉक्ट्राइन, इट सेट आउट द गाइडिंग प्रिंसिपल एंड कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ यूएन पीस ऑपरेशन. इसका ये कोर ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल्स को सेट कर दिया. इट ऑल्सो प्रोवाइड अ बेसिस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेनिंग मटेरियल्स. ये ट्रेनिंग मटेरियल्स के लिए जो मिलिट्री और पुलिस वगैरह के लिए यूज़ होते हैं वो भी प्रोवाइड करती है. रेस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट R2P डॉक्ट्राइन. इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी कि ये प्रोटेक्ट करे RP2 डॉक्ट्राइन. इट embodied a political commitment to end the wars for violence and persecution. Okay. इंडियाज की कंट्रीब्यूशन टू UN पीस कीपिंग. इंडिया के क्या क्या कंट्रीब्यूशन है इसमें? इंडिया जो है वो हाईएस्ट ट्रूप कंट्रीब्यूटर है. ओवर 2.9 लाख सर्विसेज जो है मोर देन 50 UN मिशन में इंडिया ने प्रोवाइड करी हैं. और जो करेंटली इंडिया है 4 लार्जेस्ट ट्रूप कंट्रीब्यूटर नेशन है, नेपाल, रवांडा और बांग्लादेश के बाद. ये की रोल प्ले करता है कोरियन वॉर आर्मिस्टिक्स में, पीस मिशन जो कि है साइरस, कॉन्गो एट एक्स्ट्रा. इन सारी कंट्रियों में जो है उसमें बहुत इम्पोर्टेंट की रोल प्ले करता है. कैपेसिटी बिल्डिंग में यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग established by Indian Army in New Delhi serve as a nation's focal point for peacekeeping. नेशंस का फोकल पॉइंट है पीस कीपिंग के लिए. प्रमोटिंग जेंडर पैरिटी को प्रमोट करता है. फर्स्ट कंट्री है इंडिया जो पीस जेंडर पैरिटी को प्रमोट करता है. इसमें की चैलेंजेस क्या है? टारगेटिंग पीस कीपिंग. जो UNIFIL है वो इंजर्ड हो गया था ड्यूरिंग इजराइल लेबनान कॉन्फ्लिक्ट, जैसे कि ये एग्जांपल है. अपोजिशन फ्रॉम होस्ट कंट्री, होस्ट कंट्री से उसका अपोज करना, जैसे कि सूडान ने अपोज किया था अफ्रीकन यूनियन यूनाइटेड नेशन हाइब्रिड ऑपरेशन जो कि हुआ था डरफर में. क्रेडिबिलिटी इश्यूज, फेलियर टू प्रिवेंट जीनोसाइड इन रवांडा. कभी कभार क्रेडिबिलिटी इश्यूज भी आ जाते हैं. जीनोसाइड नहीं प्रोवाइड कर पाया था रवांडा में 1990s के टाइम पे. चेंजिंग नेचर ऑफ कन्फ्लिक्ट नेचर्स का जो है वो कन्फ्लिक्ट चेंज होता जा रहा है, मतलब कन्फ्लिक्ट का जो है वो नेचर चेंज होता जा रहा है. अदर रिस्ट्रिक्शंस भी हैं इसमें. पॉलिटिकल सॉल्यूशन में डिले होना, बैल स्ट्रक्चर का नहीं होना, इक्विपमेंट का नहीं होना, लैक करना, पार्टिसिपेशन, मेजर ट्रूप कंट्रीब्यूशन कंट्रीज का पार्टिसिपेशन ना होना, ये सारे इसके चैलेंजेस हैं. इसका कंक्लूजन क्या होगा? हमें उसको मोर इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करना चाहिए, जैसे कि रिकमेंडेशन है ब्राह्मणी रिपोर्ट की, UN हाई लेवल इंडिपेंडेंट पैनल ऑन पीस ऑपरेशन, जो कि एक पीस ऑपरेशन का हाई लेवल इंडिपेंडेंट पैनल है. वेल ट्रेन करना, इक्विपमेंट प्रोवाइड करना, ये सारी चीज़ें जो भी यहाँ पे जो चैलेंजेस थे उन सबको सही करना से हम अच्छा इसको कर सकते हैं. ठीक है, समझ में आ गया? ओके, अब हम अपनी न्यूज़ इन शॉर्ट्स में स्टार्ट करते हैं.
यहाँ से हमारी जो इंटरनल सिक्योरिटी की है और न्यूज़ इन शॉर्ट स्टार्ट होती है। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है उसमें जो अल्जीरिया है वो, एक सेकेंड, अल्जीरिया है वो 9th मेंबर बन गया है। यार वर्क क्यों नहीं कर रहा है? यहाँ पे तो कर रहा है। ओके, नहीं लिखती हूँ। तो अल्जीरिया जो है वो न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9th मेंबर बन गया है। तो ये न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है वो जो इस्टेब्लिश हुई थी वो 2015 में इस्टेब्लिश हुई थी, जो कि उसमें फाउंडिंग मेंबर्स थे ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। जो ब्रिक्स कंट्री थी उन्होंने मिलकर एक बैंक बनाई थी, न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसका पर्पज़ है मल्टी रेटेड डेवलपमेंट बैंक, मोबिलाइज रिसोर्सेज, ये रिसोर्स मोबिलाइज करता है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जैसे कि इमर्जिंग मार्केट्स एंड डेवलपिंग कंट्रीज़, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ और इमर्जिंग मार्केट है उनके लिए। ओके, ब्राज़ील, रशिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, यूएई, इजिप्ट, अल्जीरिया, ये सारे इसके मेंबर्स हैं। ये नाइन मेंबर है इसमें। पर इसकी जो मेंबरशिप है वो यूएन कंट्रीज़ के लिए ओपन है, जो चाहे वो बोरो करती हो चाहे वो नॉन बोरो करती हो। उरुग्वे है वो एक प्रोस्पेक्टिव मेंबर की तरह लिस्टेड है इसमें। इनिशियली इसका जो ऑथराइज कैपिटल था वो $100 बिलियन था, जो कि सारे 5 मेंबर्स जो इसके थे ब्रिक्स कंट्री, जैसे कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये सारे थे, उनका उसमें इक्वल शेयर था उनका उसमें, टोटलिंग 50 बिलियन। ओके, वोटिंग पावर जो है वो फाउंडिंग मेंबर्स की एटलीस्ट 55% होनी चाहिए, उसके बाद जो अदर्स मेंबर हैं उनकी आ जाती है। जो ब्रिक्स मेंबर हैं उनकी कंबाइंड इतनी है। ओके, टोटल प्रोमिनेंट रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अदर कौन कौन से हैं? अदर है एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है। इसमें इंडिया मेंबर है, जो एशिया और पैसिफिक के लिए सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंटीग्रेशन है। जैसे एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, जिसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है, जो प्राइमरी एशिया में ही है। इसमें भी इंडिया फुल फ्लेज मेंबर है। अफ्रीकन कंट्री है, मतलब अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक है, इसमें अफ्रीका कंट्री के अक्रॉस के लिए, मतलब अफ्रीका कंट्री की सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पॉवर्टी रिडक्शन पे वर्क करती है ये। इसमें जो है इंडिया मेंबर है। और इसमें ऐसा नहीं है कि अगर ये अफ्रीका रीजन के लिए है तो इसमें सिर्फ अफ्रीका की कंट्रीज मेंबर है, इसमें इंडिया में मेंबर है, मतलब नॉन अफ्रीकन कंट्रीज भी इसमें मेंबर हो सकती हैं। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? नॉन डेवलपमेंट का सिग्निफिकेंस क्या है? इंक्लूसिव और सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट गैप को फिल करेंगे, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग करके इंफ्रास्ट्रक्चर में और इन्वेस्टमेंट करके, रीजनल इंटीग्रेशन स्टेबिलिटी बिल्ड करेंगे, मतलब प्रमोट करेंगे। ये सारे इसके सिग्निफिकेंस है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है IAEA। Minister of Defense urged IAEA oversight of the Pakistan nuclear arsenal about National Atomic Energy Agency. What is it? इसका हेडक्वार्टर है वो वेनिना ऑस्ट्रिया में है, जो इस्टेब्लिश हुई थी 1957 में। जो एक ऑटोनोमस इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है यूएन का। इसका मोटो है एटम्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। एटम्स जो है वो पीस और डेवलपमेंट के लिए हैं। इंडिया इसका मेंबर है, इसमें 180 मेंबर हैं।
नॉर्थ कोरिया ने इसको ज्वाइन किया था 1974 में, बट विड्रॉ कर दिया था 1994 में। इसकी जो जनरल कॉन्फ्रेंस है एनुअली होती है वेना में एनुअली, और सारे मेंबर्स इसमें मिलते हैं और कॉन्फ्रेंस करते हैं। इसमें इसको नोबेल पीस प्राइज इन 2005 में मिला है न्यूक्लियर वो पीसफुल न्यूक्लियर यूज करने के लिए और ग्लोबल सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए। IAEA and NPT. IAEA is not a member of non-proliferation of nuclear weapons, जो बनी थी जब इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था। उसके बाद में 5 नेशंस ने मिलकर एक NPT फाउंड हुआ था, जिसमें ये था कि जो ये मेंबर्स हैं यही लोग न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। बाकी जो इसके अदर मेंबर हैं, इन 5 नेशंस को राइट है ये सब करने का, लेकिन जो बाकी मेंबर्स हैं उनको राइट नहीं है न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह करने का। तो ये जो IAEA है वो इसका मेंबर नहीं है, बट प्ले अ की वेरिफिकेशन रेस्पॉन्सिबिलिटीज अंडर द ट्रीटी, बट इसमें रेस्पॉन्सिबिलिटी प्ले करता है। Each non-nuclear weapon state party is required under NPA to conclude a comprehensive safeguard arrangement and with the IAEA to enable IA verification. हर जो नॉन न्यूक्लियर कंट्री है, स्टेट है, उसको रिक्वायर्ड करता है NPT कंक्लूड करने के लिए प्रोसिव कॉम्प्रिहेंसिव सेफगार्ड। NPT जो है वो बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी है whose objective to prevent the spread of nuclear weapon and weapon technology came into 1970, जो 1970 में आई थी। 91 countries were joined, 5 recognized nuclear weapon state है, मैंने अभी बताया था, जैसे चाइना, फ्रांस, रशिया, UK एंड US। ये सारी 5 कंट्री हैं जो इसको एज अ नॉन वेपन एज अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट रिकॉग्नाइज किए जाते हैं। और इंडिया, इजराइल एंड पाकिस्तान ने कभी भी इसको ज्वाइन नहीं किया, और नॉर्थ कोरिया ने ज्वाइन किया था लेकिन विड्रॉ कर दिया 2003 में। इसका रोल क्या है IAEA का? ग्लोबल फोकल पॉइंट, पीसफुल एप्लीकेशन, सेफ्टी स्टैंडर्ड मेंटेन करना, वेरिफिकेशन एंड कम्प्लीकेशन, जो भी वेरीफाई करना, जो भी है सब कुछ। अदर पार्टीज टू प्रिवेंट न्यूक्लियर प्रोलिफिकेशन, अदर ट्रीटीज कौन कौन सी है? पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। ये सारी ट्रीटीज हैं जो प्रिवेंट करती हैं न्यूक्लियर प्रोलिफिकेशन। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है UN सिक्योरिटी काउंसिल 1267 Sanction Committee. What is it? For why it is in news? Indian official briefed the monitoring team of UNSC 1267 Sanctions Committee on the activities of the Resistance Front. About 19, what is it? ये है क्या? इसको कहते हैं ISIS अल कायदा सैंक्शन कमेटी। ये एक अल कायदा सैंक्शन कमेटी है जो स्टेब्लिश हुई थी 1999 में, जिसका फोकस है टेररिज्म लिंकिंग टू ISIS, अल कायदा एंड रिलेटेड ग्रुप्स, comprises all permanent और नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ UNSC। ये सारे परमानेंट और नॉन परमानेंट UNSC के कंप्राइज करती है। The committee decides on sanctions and travel ban for terror organization, बैन लगा देती है टेरर ऑर्गेनाइजेशन। इन्फोर्स ऑफ द मीज अंडर UNSC रिजोल्यूशन आए थे इसके इन ईयर्स में। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एशियन
Productivity Organization. India has formally assumed the chairmanship of Asian Productivity Organization for 2026. इंडिया ने chairmanship अज्यूम करी है एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन 2025 और 26 की। तो ये है क्या? ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो इस्टेब्लिश्ड हुआ था 1961 में और इसके 8 फाउंडिंग मेंबर्स थे। इंडिया जो था वो वन ऑफ फाउंडिंग मेंबर्स था इसका ऑब्जेक्टिव है जो एशिया पैसिफिक रीजन है उसमें प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना थ्रू म्यूचुअल कोऑपरेशन के थ्रू प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना। अभी राइट नाउ इसमें 21 इकोनॉमीज हैं जो एशिया पैसिफिक रीजन में है। इसका रोल क्या है? कंडक्ट रिसर्च एंड इमर्जिंग नीड्स ऑफ मेंबर्स, रिसर्च कंडक्ट करती है। प्रमोट बायलैटरल एंड मल्टीपल अलायंसेस को प्रमोट करती है। तो ये सारे इसके रोल हैं। ओके, ये लास्ट है। तो ये कुछ नहीं है, इसमें बस बता रहे हैं कि उनकी जो मंथली मैगजीन में ये जो आर्टिकल 2.2 है मार्च 2025 में उसमें मिस्टेक है तो उसको करेक्ट करने का बस बता रहे हैं। बस हमारा यहीं पे ये इंटरनल सिक्योरिटी वाला ख़त्म होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इकोनॉमी जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो ये यहाँ पे एंड करते हैं और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, सो थैंक यू। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में इकोनॉमी की करंट अफेयर्स के साथ मई मंथ के।